दिल्ली में प्रदूषण लगातार अखबारों की हेडलाइन बन रहा है। लेकिन इन हेडलाइन के बीच एक छोटी सी ही सही पर जरूरी खबर भी है। यह है उत्तराखंड में बढ़ते पॉल्यूशन की। और उत्तराखंड में बढ़ते इस पॉल्यूशन का कनेक्शन दिल्ली, यूपी और हरियाणा के लोगों से है। नहीं, ये वीडियो दिल्ली, यूपी, हरियाणा से यहाँ पहुँचने वाले टूरिस्ट को भला बुरा कहने के लिए नहीं है। उनका तो यहाँ स्वागत है। लेकिन ये भी सच है कि उत्तराखंड में जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है उसकी कई वजहों में से एक कारण बाहर से आने वाले ये लोग हैं। वो कैसे, इस सवाल का जवाब भी हम आपको तथ्यों के आधार पर देंगे। लेकिन फिलहाल ये जान लीजिए कि जितना जरूरी दिल्ली के प्रदूषण पर बात करना है, उससे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट उत्तराखंड में बढ़ते पॉल्यूशन को लेकर चिंतित होना है। क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण बढ़ा तो आप दूसरे राज्यों या शहरों में जा सकते हैं, लेकिन अगर उत्तराखंड में ये बेकाबू हुआ तो सिर्फ इस राज्य के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए भी खतरनाक साबित होगा। और दुख की बात तो यह है कि हम उसी दिशा में आगे बढ़ते जा रहे हैं। विश्लेषण के इस एपिसोड में आज बात करेंगे उत्तराखंड पर मंडरा रहे उस खतरे की जिस पर कोई बात नहीं कर रहा। जानेंगे कैसे दिल्ली में बढ़ता पॉल्यूशन उत्तराखंड के लिए नुकसानदायी साबित हो रहा है। समझेंगे क्यों और कैसे दिल्ली, यूपी, हरियाणा के लोग देवभूमि में प्रदूषण फैलाने का अनजाने में ही सही लेकिन योगदान दे रहे हैं। बताएंगे कि किस तरह हमारी सरकारें भी इसे बढ़ाने में एक प्रमुख भूमिका निभा रही है। एपिसोड के अंत में कोशिश करेंगे उन मुद्दों पर बात करने की जिनके आधार पर देवभूमि में बढ़ रहे पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है। जानेंगे कि सरकार और बाहर से आने वाले लोग ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे उत्तराखंड शुद्ध रहे, ताकि पूरा देश सुरक्षित रह सके। क्योंकि अगर यहाँ हालात बिगड़े तो हम न सिर्फ हिमालयन सुनामी का मुकाबला करेंगे बल्कि पूरे देश को इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। देखिए उत्तराखंड में जहरीली हवाओं का संपूर्ण विश्लेषण। दिल्ली एनसीआर में जब भी प्रदूषण खतरनाक स्तर पर जाता है तो यहाँ के लोग उत्तराखंड में शुद्ध हवा लेने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन तब क्या हो जब उत्तराखंड भी दिल्ली एनसीआर बनने की दिशा में एक कदम बढ़ाने लगे? ये सवाल उठ रहा है क्योंकि उत्तराखंड में ऐसा होता दिख रहा है। देवभूमि में नैनीताल, भीमताल, रुद्रपुर, हल्द्वानी और देहरादून जैसे शहर अब एयर पोल्यूशन की चपेट में आते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इससे पहले भी ये शहर एकदम स्वच्छ थे। प्रदूषण पहले भी होता था, लेकिन इस बार ये खतरनाक स्तर पर पहुंचा है। और जिस तरह के हालात यहाँ हैं उनको देखकर ये लगता है कि ये आगे और घटने की जगह बढ़ता ही जाएगा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं उस पर आगे बात करेंगे, लेकिन पहले आपको देहरादून में एयर पोल्यूशन का हाल बताते हैं। देहरादून में दिवाली के बाद से ही वायु प्रदूषण को लेकर हालात बदतर हुए हैं। दिवाली की रात यानी 31 अक्टूबर को देहरादून, ऋषिकेश, काशीपुर, हल्द्वानी समेत सभी शहरों का AQI काफी ज्यादा बढ़ा है। और दिवाली के टाइम AQI हर साल बढ़ता ही है। ज्यादातर वक्त में होता यह है कि दिवाली के बाद AQI लेवल में कमी आने लगती है, लेकिन इस बार ये कमी बहुत ज्यादा वक्त तक ठहर नहीं पाई है। इस महीने की बात करें तो देहरादून में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 70 से 300 के बीच घटता बढ़ता रहा है। औसतन यहाँ AQI 180 पर रहा है। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड के मुताबिक इतना प्रदूषण अस्थमा जैसी दिक्कतों से जूझ रहे लोगों की तकलीफें बढ़ाने के लिए काफी है। सिर्फ इतनी बात नहीं है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मानकों के मुताबिक किसी शहर की हवा में PM10 का लेवल 60 से 100 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर होना चाहिए, लेकिन देहरादून में इसके मुकाबले 6 से 7 गुना बढ़ा है। कुछ यही हाल राज्य के दूसरे प्रमुख शहरों जैसे नैनीताल, भीमताल, रुद्रपुर का भी रहा है। इस महीने उत्तराखंड का AQI लेवल वेरी पुअर की श्रेणी में शामिल हुआ है। उत्तराखंड ही क्या, सभी हिमालयी राज्यों का यही हाल नजर आ रहा है। GB पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरनमेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक हिमालयी राज्यों में अक्टूबर के आखिरी हफ्ते से नवंबर के पहले हफ्ते के बीच PM यानी पर्टिकुलर मैटर की स्तर में 22% की बढ़ोतरी हुई है। सिटीजन फॉर ग्रीन दून के सेक्रेटरी हिमांशु अरोड़ा कहते हैं कि पॉल्यूशन के मामले में जब उत्तराखंड भी दिल्ली NCR की राह पर चलेगा तो फिर कोई टूरिस्ट यहाँ आना क्यों पसंद करेगा। वो कहते हैं कि एक बार दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे खुल गया तो राज्य में प्रदूषण का लेवल और खराब हो जाएगा। राज्य प्रदूषण बोर्ड के सेक्रेटरी पराग धकाते भी यही चिंता जताते हैं। वो कहते हैं कि नेशनल हाईवे की वजह से इंडस्ट्रियल और वाहनों का प्रदूषण एक बड़ी चिंता बना हुआ है। धकाते ने बताया कि राज्य में अगर प्रदूषण पर नियंत्रण पाना हो तो लोगों को कचरे और सूखी पत्तियों को आग लगाना बंद करना होगा। इसके लिए आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। उल्लंघन करने वालों को नियमों के तहत सजा मिलेगी। धकाते कहते हैं कि प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए लोगों को इन आदतों में सुधार लाना होगा, लेकिन धकाते जी को शायद मालूम नहीं है कि लोग इन आदतों में सुधार लाने लग रहे हैं। उत्तर भारत में नवंबर एक ऐसा वक्त होता है जब फसल अपशिष्ट यानी कूड़ा जलाया जाता है, लेकिन पिछले साल के मुकाबले इस एक्टिविटीज में 70 से 80% की कमी आई है। अब इसमें अगर कमी आई है तो फिर पॉल्यूशन क्यों बढ़ रहा है? और एक्सपर्ट्स इसके लिए इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज और वाहनों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अब खैर, लोग तो कानून के डर से जागरूकता के सारे सुधार दिखा रहे हैं, लेकिन कुछ सरकारी महकमा कैसे सुधरेगा? क्योंकि उत्तराखंड में बढ़ते प्रदूषण की जो अहम वजह गिनाई जा रही है उसमें 3-4 फैक्टर काफी प्रमुख है। इसमें शामिल है उत्तराखंड में होता अंधाधुंध निर्माण, ओवर टूरिज्म और खराब प्रबंधन।
आगे हम इन तीनों फैक्टर्स पर तो विस्तार में बात करेंगे ही, लेकिन साथ ही आपको बताएंगे कैसे 2003 से 2023 के बीच देहरादून एक ग्रीन सिटी से कंक्रीट सिटी में तब्दील होता जा रहा है और कैसे ये यहाँ के बढ़ते प्रदूषण के लिए भी जिम्मेदार है। उत्तराखंड में प्रदूषण बढ़ने की प्रमुख वजहों पर बात करने से पहले यह भी जानना जरूरी है कि दिल्ली में जब भी प्रदूषण बढ़ता है तो वो उत्तराखंड के लिए भी नुकसानदायी साबित होता है। और इस बार दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण तो उत्तराखंड को हर दिन 30 लाख रुपए का फटका लगा रहा है। दरअसल दिल्ली की हवा जब भी जहरीली होती है तो उसका असर उत्तराखंड समेत अन्य हिमालय राज्यों पर भी पड़ता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि दिल्ली की जहरीली हवा से निकला कार्बन डाइऑक्साइड हिमालय की हवा को भी दूषित करता है। आमतौर पर प्रदूषण जब पहाड़ों की तरफ बढ़ता है तो धीरे धीरे खत्म होने लगता है, लेकिन इस साल स्थितियां बदली हुई है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस साल प्रदूषण के कण लंबी रेंज तक ट्रेवल कर रहे हैं और उसका असर ही स्टेबल वेदर कंडीशन का कॉम्बिनेशन हिमालयी क्षेत्रों की हवा को खराब कर रहा है। लेकिन उत्तराखंड के लिए मुसीबत यहीं खत्म नहीं होती। राज्य को तो दिल्ली प्रदूषण की वजह से रोजाना 30 लाख रुपए का नुकसान झेलना पड़ रहा है। असल में हुआ ये कि दिल्ली की हवा खराब होने के बाद सिर्फ BS6 वाली बसों को ही एंट्री मिल पाई है। ऐसे में उत्तराखंड में जहां रोजाना 502 बसें दिल्ली जाती थी, अब ये नंबर 288 पर आ गया है। बलों के संचालन में इस तरह से कमी होने के कारण उत्तराखंड परिवहन को रोजाना 30 लाख रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। मौजूदा स्थिति जानने के बाद अब जरा विश्लेषण करते हैं उन वजहों पर जिनसे पहाड़ में प्रदूषण का स्तर घटने की वजह बढ़ रहा है। टूरिज्म उत्तराखंड की इकोनॉमी का एक सबसे प्रमुख अर्निंग सोर्स है। ऐसे में ना टूरिज्म और ना ही टूरिस्टों को यहाँ आने से रोका जा सकता है और ना ही रोका जाना चाहिए। लेकिन प्राकृतिक तौर पर संवेदनशील उत्तराखंड में टूरिज्म को रेगुलेट और कंट्रोल किया जाना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि टूरिज्म जब ओवर टूरिज्म में बदलता है तो वो खतरनाक साबित होने लगता है। अब जैसे ही दिल्ली में प्रदूषण बढ़ा तो लोगों ने स्वस्थ हवा के लिए उत्तराखंड का रुख करना शुरू कर दिया। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन जब ये टूरिस्ट अपनी पर्सनल गाड़ियों से यहाँ घूमने आते हैं तो साथ में प्रदूषण बढ़ाने का इंतजाम लेके आते हैं। देखिए, राज्य में वाहन ज्यादा आएंगे तो कार्बन कंपाउंड भी ज्यादा होगा, यानी पॉल्यूशन भी ज्यादा। इससे पहले कि आप हमारे इस बात का मतलब टूरिज्म विरोध के तौर पर देखें, आप एक उदाहरण देख लीजिए। कोरोना की वजह से जब लॉकडाउन हुआ तो हरिद्वार और देहरादून के प्रदूषण का आंकड़ा 32 AQI तक चला गया था। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुला तो वाहनों की आवाजाही बढ़ी और प्रदूषण का लेवल में बढ़ोतरी देखने को मिली। इस साल 2024 में हरिद्वार का AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 2041 तक पहुंच गया था। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ अप्लाइड रिसर्च में छपी अपनी रिपोर्ट में नेहा खतीबी राज्य में बाहर से आने वाले पर्यटकों और ओवर टूरिज्म को लेकर बात करती है। वो इन दोनों ही फैक्टर को पहाड़ की मैली होती हवा के लिए जिम्मेदार ठहराती है। वो नैनीताल का उदाहरण देते हुए लिखती है कि यहाँ गर्मियों में 5 से 7 हजार गाड़ियां रोजाना आती है। वो लिखती है कि इन गाड़ियों से होने वाला पॉल्यूशन ही पहाड़ के खराब होते पर्यावरण के लिए जिम्मेदार है। देखिए, टूरिज्म अपने आप में ही कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन जब यही ओवर टूरिज्म में बदल जाता है तो दिक्कतें शुरू हो जाती है। ओवर टूरिज्म यानी टूरिस्ट प्लेस में क्षमता से ज्यादा पर्यटकों का आना। इसे ऐसे समझिए, अगर आपके घर की क्षमता 7 लोगों के आसरा देने की है लेकिन वहीं 20 लोग रहने आ गए, तब क्या होगा? स्वाभाविक है कि लोग ज्यादा होने पर दिक्कतें होंगी। यही उत्तराखंड में हो रहा है। ओवर टूरिज्म का सबसे बड़ा नमूना हम इस साल 4 धाम यात्रा में हुई परेशानियों के तौर पर देख सकते हैं। ओवर टूरिज्म का एक नमूना मसूरी भी बनता हुआ नजर आ रहा है। वीकेंड में यहाँ भीड़ इस कदर बढ़ जाती है कि एक संकरी सी रोड पर सैकड़ों गाड़ियां खड़ी रहती है। इन गाड़ियों की वजह से इतना ज्यादा ट्रैफिक हो जाता है कि जाम की स्थिति घंटों तक बनी रहती है। सिर्फ जाम ही नहीं बल्कि शहर में वेस्ट मैनेजमेंट भी एक चुनौती बन जाता है। भारी मात्रा में लोगों के आने से प्लास्टिक वेस्ट भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और मसूरी में ओवर टूरिज्म को लेकर सिर्फ हम नहीं चेतावनी दे रहे बल्कि खुद सरकार के बाशिंदे इसकी बात कर चुके हैं। 2023 में उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता वाली कमेटी ने मसूरी को लेकर सरकार को अलर्ट किया था। इस कमेटी ने चेतावनी जारी कर कहा था कि अगर मसूरी में टूरिस्ट इनफ्लो कंट्रोल नहीं किया जाता है तो यहाँ जोशीमठ जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। कमेटी ने NGT को सौंपी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि मसूरी आने वाले टूरिस्टों की संख्या को नियंत्रित करने की जरूरत है, वरना यहाँ पर इमारतें ढहने और इंफ्रा पर जोड़ पड़ने की आशंका है। कमेटी ने इसके लिए अनियोजित शहरीकरण को जिम्मेदार ठहराया है और कुछ यही हाल नैनीताल, ऋषिकेश, 4 धाम और पहाड़ों के दूसरे टूरिस्ट प्लेसेस का है। क्षमता से ज्यादा टूरिस्ट आते ही वेस्ट बढ़ता है। टूरिस्ट अपनी कारों से आते हैं तो प्रदूषण में भी काफी ज्यादा बढ़ोतरी होती है। लेकिन ओवर टूरिज्म को लेकर चिंता सिर्फ पॉल्यूशन बढ़ने तक सीमित नहीं है। राज्य में ओवर टूरिज्म को लेकर वैज्ञानिकों ने भी चेतावनी दी है कि क्षेत्र में जलवायु पैटर्न बदल रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसें खतरनाक रूप से बढ़ रही है।
आर्यभट्ट शोध एवं प्रेक्षण विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉक्टर मनीष नाजा कहते हैं कि CO2 का स्तर 2006 के 360 ppm से बढ़कर 2024 में लगभग 410 से 420 ppm हो गया है। वहीं वाडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक PS नेगी बताते हैं कि वो पिछले कुछ सालों से गंगोत्री ग्लेशियर के रास्ते में 2 मौसम स्टेशनों के माध्यम से ब्लैक कार्बन पर नजर रख रहे हैं। वो बताते हैं कि अप्रैल से जून के बीच ब्लैक कार्बन में बढ़ोतरी देखी गई है, जिसका मुख्य कारण पर्यटन गतिविधियां हैं। अब ऐसे में अनजाने में ही सही, लेकिन दिल्ली, यूपी, हरियाणा और दूसरे राज्यों से यहाँ आ रहे पर्यटक उत्तराखंड में पॉल्यूशन को बढ़ाने में अनचाहा योगदान दे रहे हैं। 2020 में भारत सरकार के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने भी शहरों और पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यटन के चलते क्षमता से अधिक बोझ बढ़ने की बात कही थी। यूएन एनवायरनमेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में 37% ग्रीन हाउस गैसेस जो एयर पॉल्यूट करती है वो कंस्ट्रक्शन या निर्माण कार्यों से निकलती है। आसान भाषा में समझे तो पॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा सोर्स है कार्बन, जो गाड़ियों और कंस्ट्रक्शन करते वक्त इस्तेमाल में लाई जाने वाली कई चीजों से निकलता है। इस कार्बन को हमारे आसपास मौजूद पेड़ फिल्टर करते हैं, लेकिन जब अंधाधुंध निर्माण होता है तो पेड़ भी काफी ज्यादा काट दिए जाते हैं और ऐसे में प्रदूषण बढ़ने लगता है। फ्रंटियर्स में छपी स्टडी के मुताबिक 2003 से 2023 के बीच देहरादून की बिल्ट अप एरिया 104% बढ़कर 8.9% हो गई है। यानी कि निर्माण गतिविधियों में यहाँ काफी तेजी आई है। एक तरफ निर्माण गतिविधियां यहाँ बढ़ी है तो दूसरी तरफ यहाँ का घना जंगल लगातार घटा है। 2003 से 2023 के बीच यहाँ का जंगल 20.9% से घटकर 18.7% पर आ चुका है। वहीं बात करें खुले वन क्षेत्र की तो यह भी इस अवधि में 65.7% से घटकर 60.6% हो चुका है। और ये हाल सिर्फ देहरादून का नहीं है, बल्कि उत्तराखंड के लगभग सभी प्रमुख शहरों का है। अनप्लान कंस्ट्रक्शन और शहर की इकोलॉजी को ध्यान में न रखकर हो रहे निर्माण भी प्रदूषण बढ़ाने का एक अहम फैक्टर है। 2020 में वन विभाग के आंकड़ों से पता चला है कि उत्तराखंड ने 20 वर्षों में अलग अलग विकास परियोजनाओं के लिए 50,000 हेक्टेयर वन भूमि खो दी है। इसके अलावा जंगल की आग भी प्रदूषण बढ़ाने का काम करती है। जंगल में लगी आग ब्लैक कार्बन को बढ़ाती है। राज्य वन विभाग के आंकड़ों के अनुसार 2000 में उत्तराखंड गठन के बाद से अब तक जंगल में लगी आग से 44,554 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र को नुकसान पहुंचा है। जंगल की आग न ही कार्बन कंपाउंड को बढ़ाती है, बल्कि इन कार्बन को फिल्टर करने वाले पेड़ों को भी नुकसान पहुंचाती है। और तीसरा फैक्टर जो सीधे सरकार को कटघरे में खड़ा करता है वो है खराब मैनेजमेंट। एक्सपर्ट्स वक्त वक्त पर ओवर टूरिज्म और कंस्ट्रक्शन को सस्टेनेबल ढंग से करने की हिदायत देते रहते हैं, लेकिन कोई फर्क पड़ता नहीं दिखाई देता। 4 धाम यात्रा हो चाहे ओवर टूरिज्म की समस्या, सरकारी महकमा हर मोर्चे पर कमजोर पड़ा हुआ दिखाई देता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड में दिल्ली की तरह कचरे के पहाड़ बनने लगे हैं। हल्द्वानी में जमा हुए कचरे के निस्तारण के लिए साल 2022 में निगम ने कंपोस्ट प्लांट का प्रस्ताव तैयार किया था, लेकिन इस प्लांट को चलाने के लिए हर महीने निगम को 90 लाख रुपए का खर्चा झेलना पड़ता, इसलिए इसे कैंसिल ही कर दिया गया। इसके बाद साल 2023 में एनटीपीसी से वेस्ट टू चारकोल प्लांट तैयार कराने की बात सामने आई थी। एनटीपीसी की टीम ने ट्रंचिंग ग्राउंड का सर्वे कर चारकोल प्लांट के लिए सहमति भी दे दी थी, लेकिन शर्त ये थी कि मौजूदा कचरे को पहले हटाया जाए। लेकिन अभी तक कौन ये कचरा साफ करेगा, इस पर ही बात चल रही है। वहीं अगर देहरादून की बात की जाए तो यहाँ भी कचरे के निस्तारण का हाल कुछ ठीक नहीं है। देहरादून स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के दूसरे चरण में चयन न होने के पीछे भी यहाँ के पुअर वेस्ट मैनेजमेंट को ही जिम्मेदार ठहराया गया था। राज्य में एयर पोल्यूशन बढ़ने के लिए भी पुअर मैनेजमेंट जिम्मेदार माना जाता है। राज्य में वाहनों का फिटनेस चेक न होना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए सालों पुरानी बसों का संचालन भी इसका एक नमूना है। देहरादून मास्टर प्लान 2041 में ड्राफ्ट में किए गए सर्वे में सामने आया था कि 2016 से 2017 के बीच देहरादून में 20% ज्यादा गाड़ियां खरीदी गई है। देहरादून में इन गाड़ियों के लगातार बढ़ने के पीछे यहाँ के पुअर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जिम्मेदार ठहराया जाता रहा है। राज्य में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पर्याप्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऑप्शन नहीं है, इसलिए भी बाहर के राज्य के पर्यटक अपनी गाड़ी में यहाँ आना सही समझते हैं। यहाँ की नदियां भी दूषित हो रही है। नदियों में इंडस्ट्रियल वेस्ट डाले जाने की कई खबरें आती रहती है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हल्द्वानी के क्षेत्रीय अधिकारी DK जोशी ने कहा कि प्रदूषण का स्तर बढ़ने की वजह से उधम सिंह नगर जिले की 3 नदियों सहित 5 नदियों को ई स्टडी में रखा गया है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में मौसम के बदलते मिजाज, जलवायु परिवर्तन और बढ़ती मानवीय गतिविधियों के चलते राज्य में 206 12मासी नदियां और जलधाराएं सूखने के कगार पर है। ये रिपोर्ट स्प्रिंग एंड एजुकेशन अथॉरिटी के हवाले से बताती है कि राज्य में 5428 जल स्रोत वर्तमान में खतरे में है। यानी कि एक और राज्य में पानी की समस्या का खतरा मंडरा रहा है तो दूसरी ओर बढ़ते प्रदूषण का असर ग्लेशियर में पड़ने लगा है। यहाँ तक हमने आपको समझाने और बताने की कोशिश की कि किस तरह से प्रदूषण हिमालयी क्षेत्रों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, और जब हिमालय खतरे में होगा तो समझिए पूरा देश खतरे में है। लेकिन क्या ये नौबत आने से बचा जा सकता है? तो जवाब है हाँ, बस सरकारों को इसकी पहल करने की जरूरत है।
उत्तराखंड में पॉल्यूशन को कम करने का सॉल्यूशन भी एक्सपर्ट्स कई बार दे चुके हैं। एक्सपर्ट्स कई बार कह चुके हैं कि उत्तराखंड में यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से ही निर्माण कार्य हो। किसी भी निर्माण कार्य करने से पहले उस क्षेत्र का असेसमेंट करना जरूरी हो। राज्य में टूरिज्म को बढ़ावा देने का ध्येय होना चाहिए, लेकिन शहरों की कैरिंग कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए टूरिस्ट की डेली लिमिट या वीकली लिमिट तय की जा सकती है। अगर ये करना संभव नहीं हुआ तो सरकार राज्य में ही टूरिज्म के दूसरे क्षेत्रों को विकसित कर सकती है। लोगों को मसूरी, नैनीताल जैसी जगहों के विकल्प दिए जा सकते हैं ताकि यहाँ क्षमता से ज्यादा टूरिस्ट ना आए, क्योंकि जब क्षमता से ज्यादा टूरिस्ट आते हैं तो इससे न सिर्फ टूरिस्ट का हॉलिडे प्लान जाम और भीड़ भड़ाकों में पिस जाता है, तो वहीं प्राकृतिक तौर पर कई खतरे भी पैदा करता है। राज्य सरकार हालांकि हालात सुधार करने की दिशा में आगे बढ़ती दिख रही है। राज्य सरकार ने मसूरी, नैनीताल, रेंसीडाउन, पौड़ी, कपकोट, रानीखेत, चंपावत, टिहरी, गोपेश्वर, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, धारचूला, भवाली, पिथौरागढ़ के साथ ही चारधाम यात्रा की कैरिंग कैपेसिटी के अध्ययन के लिए चिन्हित किया है। अब जमीन पर कब तक इस पर कोई एक्शन लिया जाता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन तब तक उत्तराखंड सरकार को राज्य में बढ़ रहे कूड़े का निस्तारण भी करना होगा। आखिर में एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं कि अगर उत्तराखंड में अभी भी सुधार के प्रयास नहीं किए गए तो इससे भी दिल्ली बनने में वक्त नहीं लगेगा। निष्कर्ष तो यही निकलता है कि अगर उत्तराखंड राज्य को पॉल्यूशन कंट्रोल करना है तो राज्य सरकार को कुछ कड़े कदम उठाने होंगे और लोगों को प्रकृति का ध्यान रखने की हर कोशिश करनी होगी, क्योंकि प्रकृति जितनी गंदी होगी उतना ज्यादा प्रदूषण बढ़ेगा। सचेत और जागरूक होना होगा, क्योंकि बढ़ता प्रदूषण और घटता जंगल फिर कहीं हिमालयन सुनामी को निमंत्रण ना दे दे।